हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम लोग हरियाणा जीके का एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हरियाणा के इतिहास के सोर्स स्रोत क्या क्या है कि हमने पीछे जो हमने हिस्ट्री की पहली क्लास ली थी, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके देखना। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा सॉरी जो इतिहास है वो इतिहास के जो तथ्य हैं, जो भी पुराने कही हुई बातें हैं, वो तब तक इतिहास नहीं मानी जाएंगी जब तक उनके कहीं से स्रोत नहीं मिल जाते, कहीं से उनके एविडेंसेस नहीं मिल जाते। तो ये दो तरह के होते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो एसएससी जेईई के लिए वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है वो कल से हो रहा है। तो जो जो स्टूडेंट्स अपने क्लास में इनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में, तो 8:30 सुबह क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अकेडमी विजिट कर सकते हो, हिसार में हम हैं। एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई फर्दर डिटेल है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा के स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। दो तरह के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो जैसे पुरानी जगहों की खुदाई करके कुछ सिक्के निकलते हैं, कुछ बड़ी बड़ी ईंटें चट्टानों के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो वो अभिलेख होते हैं। सिक्के मोहरे निकलते हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं, कोई वस्तु अगर निकलती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होंगे? वो स्रोत जो लिखे गए हैं, जैसे कि महाभारत है, ऋग्वेद है। ये हमने ऋग्वेद को मैंने बहुत डिटेल में वैदिक काल को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये होते हैं। एक एक और होती है जो उस टाइम के जो भी साहित्यकार होते हैं उन्होंने पुस्तकें लिखी होती है जिनमें वहां की राजनीति का वर्णन होता है। तो आज ये तीनों पार्ट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं अभिलेखों की बात करूं तो अशोक का टोपरा स्तंभ है। ये कुछ इस तरह का पिलर है, स्तंभ है। इसके ऊपर खुदाया हुआ है। वहां के राजा महाराजा, उस समय न्यूज़पेपर होते नहीं थे, तो जो भी उनकी जो जो भी उनकी जहां पर जीत होती थी, जो कुछ भी वो टाइटल्स प्राप्त करते थे, तो वो अपना एक परिचय, अपना एक उपलब्धियां सारी की सारी किसी जगह पर खुदवा देते ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहे। तो जो ये अशोक का स्तंभ है, ये स्तंभ जो अभिलेख है, ये स्तंभ अभिलेख है, पिलर की तरह है, 42 फीट लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है। ठीक है, इसमें जो लिपि लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है, भाषा प्राकृत है। ठीक है, और सबसे पुराना अभिलेख है ये। हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें इससे। अशोक सम्राट के से संबंधित है ये। यमुनानगर में स्थित था, लेकिन 1453 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फिरोज शाह कोटला मैदान में आज के टाइम में स्थित है। तो दो क्वेश्चन हो गए, ये कहाँ पे था? तो यमुनानगर में था। और कहाँ आज है? फिरोज शाह कोटला लेकर कौन गया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद इसका वर्णन शाम सिराज ने तारीख फिरोज शाही में किया है कि कोई अशोक स्तंभ था जिसको फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। तो इसकी इस पुस्तक में इसका वर्णन है। गुजरात की गिरनार पहाड़ियों से ये का पत्थर और इस स्तंभ का पत्थर एक ही है, तो कह सकते हैं कि गिरनार की पहाड़ियों से ही पत्थर बनाया गया है। इससे पता चलता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग होता था। इसके बाद तो शाम का भी एक अभिलेख है। 4वीं 5वीं सदी का यह अभिलेख है। आचार्य सोमनाथ द्वारा 2 तालाब और मंदिर बनाने का उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से अभिलेखों से ये पूछता है कि कोई जैसे अशोक का स्तंभ अभिलेख कहाँ का है। ठीक है, जगह पूछ लेगा आपसे, उसका उसकी विशेषता क्या है। जैसे हिसार का अभिलेख हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल जो बनवाया था, यहीं पर उसने ये अभिलेख भी लिखवाया था। तो 8 लेखों वाला स्तंभ जो 8 जगह से आने वाली भागवत की जानकारी देता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हिसार अभिलेख है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, या फिर 8 जगह से आने वाली भागवत की विशेषता किस स्तंभ की है, किस अभिलेख की है। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। करनाल का अभिलेख खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। खरोष्टी लिपि होती है, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस पार्ट पे अगर मैं लिखूंगी तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगी। ठीक है, खरोष्टी लिपि यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद कपाल मोचन अभिलेख है। कपाल मोचन यमुना नगर में स्थित है और ये एक अधूरा अभिलेख है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुद्ध अभिलेख है जगाधरी का, यमुनानगर का ही। तो शुद्ध अभिलेख ये 12 खड़ी अभिलेख है। तो हर एक अभिलेख की अपनी अपनी विशेषता है। तो ये यहीं से ही क्वेश्चन बन सकता है इसका। लाओस अभिलेख ये पहला ऐसा अभिलेख है जो हरियाणा के बाहर है, लेकिन इस अभिलेख में हरियाणा का वर्णन किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाओस चीन। इसमें कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की गई है वहां के राजा देवका के द्वारा। ठीक है, अग्रोहा अभिलेख संगीत के 7 स्वरों का वर्णन है। युद्धे काल की प्रशासनिक जानकारी हमें
यहाँ पर मिलती है। जो संगीत के सात स्वर हैं सारे गामा पाधा निसा, तो वो अग्रोहा अभिलेख से हमें पता चलता है। सोनीपत का ताम्र अभिलेख ये है हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। हर्षवर्धन से रिलेटेड कंप्लीट पुष्यभूति वंश को मैंने अलग से वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, राजाओं की उपाधियों और उनके धर्म से संबंधित जानकारी इस अभिलेख में मिलती है, सोनीपत के ताम्र अभिलेख में। प्रतिहार काल के अभिलेख, 9वीं सदी का ये अभिलेख है। प्रतिहार गुर्जर जब शासन हुआ था तब का है। तो प्रतिहार एक राजा थे, प्रतिहारों के राजा भोज के काल से संबंधित है पहला अभिलेख, जहां से पता चला कि पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, हरियाणा में घोड़ों का मेला, ये अभी की बात है कि हरियाणा में घोड़ों का मेला झज्जर में लगता है। महेंद्रपाल का पेवा अभिलेख, ये भी एक प्रतिहार टाइम का ही है। पेवा से 905 ईस्वी का ये गुजर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का अभिलेख मिला है। विष्णु मंदिर निर्माण की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। उसके बाद सिरसा का अभिलेख, शैव धर्म के पुष्यभूति संप्रदाय की जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके बाद आता है कि प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख, ये करनाल के बहलोरपुर गांव से शिव मंदिर पे लगा हुआ है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। हांसी से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख है, यहाँ से चौहान साम्राज्य की जानकारी मिलती है। बालम बावली का अभिलेख है जो दिल्ली से है, 1227 ईस्वी का ये अभिलेख है। तो जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कि ये कहाँ का है, कब बना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने सन भी डाल दिए। इसके अलावा कौन से राजा से संबंधित है। तो दिल्ली के लिए दिल्ली का जिक्र इसी अभिलेख में हुआ है, जिसे दिल्ली को स्थापित किया था तोमर वंश ने। ठीक है, सारवान अभिलेख दिल्ली का ही अभिलेख है, जिसमें हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1327 ईस्वी का ये अभिलेख है और 1384 संवत था उस टाइम पे, और भाषा इसकी संस्कृत। ये तीनों चीजें मैंने इसलिए डाली क्योंकि क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आया हुआ, तो इसको डिटेल में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। लाडनू का अभिलेख, लाडनू राजस्थान का अभिलेख है। ये वहां उसमें लिखा है कि हरियाणा की राजधानी कभी दिल्ली थी। ठीक है, उसके बाद बिजौलिया अगेन राजस्थान का ही है। चौहानों की वंशावली के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली हरियाणा के हांसी हिसार नगरी का वर्णन इसमें किया गया है। बोहरा का अभिलेख रोहतक के बोहरा गांव से मिला है। इसमें हरियाणा को हरि अंक बताया गया है। वैसे नामकरण जो हमने एक हिस्ट्री का जो हरियाणा जीके का सेकंड लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको हरियाणा के नामकरण की सारी बातें बताई हुई हैं। आप वो वीडियो को चेक करना, वो उसमें आपको हरियाणा के नाम से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएंगी। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में जानकारी देता है। ये भी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, डिटेल में हो चुका है ये टॉपिक। मुद्रा अभिलेख, जो सिक्के मिलते हैं खुदाई करने पे, उनको मुद्रा अभिलेख बोला जाता है। तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं खोखराकोट रोहतक से। युद्धेयगढ़ के सिक्के या मौर्य अगर पूछता है तो नरंगाबाद भिवानी से। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं मिताथल जगाधरी से। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी में है, जगाधरी का अलग जगह है। ठीक है, हर्षवर्धन ताम्र मुद्रा मिली है सोनीपत से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से। इसके बाद अगर तोमर चौहान के सिक्के बुढ़िया जगाधरी से। सिक्के ढालने के सांचे खोखराकोट और औरंगाबाद से। भोजदेव और विग्रहपाल के सिक्के मिले अगेन खोखराकोट से। तो ये याद कर लेना, 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे सब। साहित्यिक स्रोत की बात अगर हम करें, पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिए थे, जो अभिलेख थे, जो सिक्के मिले थे। अब देख लेते हैं उस टाइम के ग्रंथ क्या क्या बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ये है कि हरियाणा के जो हरियाणा में ही सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो हरियाणा से जुड़ी हुई सारी बातें कि हरियाणा धर्म से संबंधित है, वो सब ब्राह्मण ग्रंथ में है। ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिता और आरण्यक की रचना हरियाणा में ही हुई है। ठीक है, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि आर्य लोग सरस्वती और दृष्टि नदी के किनारे रहते थे और उन्हीं नदियों के तट पर बैठ के उन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद सरन्यावत स्थान का उल्लेख किया है, जिसकी पहचान कुरुक्षेत्र के विशाल तालाब से कनिंगम ने की है। पहचान की है, कनिंगम ने बोला है ये बात कि जो कुरुक्षेत्र का विशाल तालाब, जो आज के टाइम में ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और हरियाणा को उस समय बहुधानक बोला गया। बहुधानक, बहुत सारा धन जहां पर है, बहुत समृद्ध जगह थी, बहुत कृषि यहाँ पर बहुत अच्छी थी, यहाँ के बिजनेस बहुत अच्छा था। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है और पूज्य देवता इनके कार्तिकेय हुआ करते थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हरियाणा में रहने वाले कुरु का वर्णन है यहाँ पर, इन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र को
बनाया गया। हमने सुना भी है, ये तो कुरुक्षेत्र का नाम कुरुओं के नाम पे रखा गया है। तो कुरुओं का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। वामन पुराण कहता है कि 7 प्रकार के जंगल का वर्णन वामन पुराण में मिला हुआ है, और हरियाणा के कुरु प्रदेश, हरियाणा को कुरु प्रदेश पहले बोला जाता था। तो ये 7 प्रकार के जंगलों का जो विवरण है वो हरियाणा के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये वामन पुराण से लिया हुआ है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, और अग्रोहा और रोहतक का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद राजनीतिक ग्रंथ बात कर लेते हैं। कुछ एक साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में भी हरियाणा का वर्णन किया है। तो पहले पढ़ते हैं कलहन की राजतरंगिणी। कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि राजतरंगिणी जो लिखी है कलहन ने, लेकिन आप पूरा नाम पढ़ोगे ना, आप कभी भूलोगे नहीं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको ऐसे याद रखना कि कलहन की राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने कालका से लेकर यमुना तक के क्षेत्र को जीता था। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी हरियाणा के नगर जिसमें ये पुराने नाम बताए गए हैं कि कैथल को कपिस्थल बोला जाता था, सिरसा को सेरिस्क बोला जाता था, तो टोहाना को तो शाल्य, कालका को कालकुट। ठीक है। तो इनके अलग अलग नगरों का वर्णन किया गया है। यहाँ कुरु और योधे जाति के लोग रहते थे। बाणभट्ट की हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद के थानेश्वर का वर्णन किया गया है। थानेश्वर मतलब थानेसर जो आपका है, श्रीकंठ जनपद हरियाणा को बोला गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट अभी लेख थे, इतिहास के स्रोत थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इनमें से अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।